व्हाट इज द एडवांटेज कि अगर पेशेंट आपके पास अर्ली आता है, अगर द एडवांटेज इज कि उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत कम रहेगी, क्योंकि उसको एक पिल या 2 पिल से काम हो जाएगा। ये सोचते हैं कि डॉक्टर है तो मतलब इनके पास गए हैं तो ये बचा ही लेंगे, बट कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं जब आपके हाथ में भी कुछ नहीं होता, वो इतना लेट कर चुके होते हैं, इतनी प्रोलॉन्ग डिजीज होती है एंड दे कम एट अ वेरी लेटर स्टेज, राइट? सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हाउ डू यू डील विद इट? फिर जब आप MBBS कर लेते हैं, आई थिंक गिव दैट टाइम टू योरसेल्फ कि आगे जाके आपको क्या करना है। आप सर्जन की स्किल्स रखते हैं या आप फिजिशियन की स्किल्स रखते हैं, बिकॉज दैट विल चेंज द लैंडमार्क इन योर लाइफ कि आप कितने सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हैं। आई विल सजेस्ट एवरीवन कि प्लीज थोड़ा टाइम अपने आप को फोन से अलग करिए, बिकॉज ये जो हर 2 मिनट का क्लिक है, एक मैसेज आया देखना है, हर एक मैसेज आया देखना है, ये कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्ट स्ट्रेस दे रहा है। जैसे एक फौजी प्रिपेयर होता है जंग पे जाने के लिए और वो सब कुछ करता है देश के लिए, तो आपको मरीजों के लिए ऐसे ही सब कुछ करना है, मरीजों को ही फोकस बनाना है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन आपको उनको ट्रीट करके मिलेगा वो कोई भी अमाउंट ऑफ मनी नहीं दे सकती। अगेन एडवाइस टू ऑल नीट एस्पिरेंट्स एंड बिकमिंग डॉक्टर, यू ऑलवेज गुड टू योर सबऑर्डिनेट्स, है ना। मुझे लगता है कि मेरे जो सबऑर्डिनेट मेरे साथ काम कर रहे हैं उसे छुट्टी मिलनी चाहिए। वो अगर संडे को आता है तो मैं उसे थर्सडे को कॉम्प ऑफ देता हूँ, बिकॉज डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे कोई छुट्टी नहीं देता। I think all the doctors in the country should follow this. Yes. So work-life balance नाम का concept डॉक्टर्स की लाइफ में बिल्कुल नहीं होता है. They are always at work and their profession demands them 24/7 availability. तो आप ये बताइए कि how to manage that as a doctor, या हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो कैसे मैनेज कर सकते हैं इसे? डॉक्टर की लाइफ में वर्क बैलेंस थोड़ा मुश्किल है, बट ये बिल्कुल इंक्लूड किया जा सकता है। उसके लिए कुछ मेथड्स अप्लाई करने होंगे, तो कोई और आपकी लाइफ में आके नहीं करेगा। सबसे पहले आपको एक ब्रेक लेना होगा। आप अगर 6 दिन काम करते हैं तो एक क्लिनिक को बंद करें। उस दिन के क्लिनिक के पेशेंट में आप ये लीजिए कि किसी को इमरजेंसी कॉल करना है तो बिल्कुल करें, और जो इलेक्टिव आपके देखने वाले पेशेंट है यू कैन पोस्टपोन इट फॉर नेक्स्ट डे। काश हम पहले आ गए होते। वो विलेजेस में हमें बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि वो इस स्टेज पे आपके पास पहुंचते हैं जब बात काफ़ी बिगड़ चुकी होती है या उनका ऑर्गन काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। राइट, आई थिंक पहले ये बहुत ज़्यादा कॉमन था क्योंकि उनके पास Medicine is often considered a noble profession, not only in India but across the world. But nobody really talks about the emotional endurance, pressures, and sacrifices one has to make to reach to that stage. Throwing light on that topic, today we have with us Dr. Manoj Arora, Senior Director and Head, Department of Nephrology and Renal Transplant at Max Hospital, Shalimar Bagh, New Delhi. Welcome to MedTalks Hub, sir. Thank you so much. So, sir, beginning with the NEET exam and the NEET obsession that we have in our country, all the coaching centers and parents, they propagate that if your child pursues medicine, the career is set. But I really want to know that what it takes to become a doctor. Right. आई थिंक यू शुड हैव ए रियलिस्टिक गोल्स। फर्स्ट तो आपको अपने दिल से पूछना पड़ेगा कि आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टरी इज जस्ट वन प्रोफेशन, एज देयर आर इंजीनियर्स, एज देयर आर लॉयर्स, सिमिलरली डॉक्टर इज वन प्रोफेशन। इट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड कि आप डॉक्टर नहीं बने तो क्या होगा, बट हाँ, डॉक्टर एक बहुत नोबल और बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो मुझे लगता है इस प्रोफेशन में आने के लिए एक पैशन बहुत जरूरी है। आपके मन से आना चाहिए कि आपको यू हैव टू सर्व द पीपल, यू हैव टू एक्सीलेंस इन योर फील्ड, तो ऑटोमेटिकली you will be settled and the settlement is permanent. But yes, if you takes me back to 30 years when I started my journey, yes, तो at that time when I was in 12th I thought कि मैं अब डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर बनने की शुरू करी पढ़ाई करनी, तो पहले कंसंट्रेशन बोर्ड के एग्जाम पे करनी पड़ी। उसके बाद जब 12th में अच्छे मार्क्स आए तो पीरियड बहुत कम रह गया, शॉर्ट ड्यूरेशन, जिसके लिए हम MBBS की तैयारी करी, PMT की। एंड इन फर्स्ट अटेम्प्ट मैं 4 मार्क्स से, मतलब 16 मार्क्स या 4 क्वेश्चन से रह गया था। And I could know I got 437 rank in Delhi, and I could know कि अगर मैं 4 क्वेश्चन और ठीक कर देता तो मैं क्लियर था, because seats were 200. And then I analyzed, I was very much distressed, very much depressed कि अरे 4 क्वेश्चन कुछ भी नहीं थे, जब यहाँ तक मेहनत कर ली तो थोड़ा सा और करते तो मिल जाता। But God always wants something else, and then it's a journey. So my sister took me to some shopping area and made me cool कि जस्ट कुछ नहीं होता फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, जस्ट कूल, रिलैक्स एंड वी विल रीप्रिपेयर इट। ओके, देन आई टूक एन इंट्रोस्पेक्शन की व्हाट वेंट रॉन्ग। हालांकि मैंने प्रिपरेशन भी सिर्फ 3 ही महीने करी थी, बाकी टाइम तो 12th पढ़ रहे थे आप। अच्छा। उसमें अगर इतने मार्क्स आ गए तो और फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फेलियर क्यों, तो आई जस्ट इंट्रोस्पेक्ट कि आप अपने वीकनेस ढूंढे, तो मुझे समझ आया कि फिजिक्स इज माय वेरी वीक सब्जेक्ट वेयर आई लेफ्ट biology, and that was very good, chemistry was fine, but I lagged behind in physics. Okay. So now I know what to do, but I was lucky enough that मेरी sister के बड़े जो जेठ हैं, he was a chemistry lecturer, so he guided me to join the along with this, no crash course, no coaching center, but he asked me to join BSc General Group B,
where the subjects are the same but in a simple DU college. अच्छा And I joined Hansraj College then. अच्छा And I used to go there and attend all the classes. What it made my mind, because मेरा पढ़ने का नजरिया बदल गया, मेरा जो लेवल था वो एक ग्रेड अप हो गया, because now I was reading through all the college books. तो उससे मुझे 11th-12th की बुक्स बहुत आसान लगने लगी. And I did very regular college. I rather gave exams of my BSc group अच्छा also, and I stood second in that. And after that, what the key message is, in the evening I used to spend all the hours for medical preparation. In the daytime Hansraj College, शाम को मैं 4 से 6 घंटे MBBS की तैयारी ही करता था on a subject wise. अच्छा Daily one chapter of each subject, and I dedicated it to that कि जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक नहीं सोना. So I think hours are not important. I'll just message you. It's your dedication and consistency, and make a frame of whatever you want to cover. You should know, आज अगर वो चैप्टर जल्दी खत्म हो गया तो एंजॉय करना चाहिए, अगर वो चैप्टर नहीं खत्म हुआ तो रात तक पढ़ना चाहिए. So that way, that consistency made me feel that I'm becoming more confident and getting ready for the NEET exam. So that way I did both, and I cleared in the DPMT, I cleared in All India rank also, और दोनों से मुझे दिल्ली मिल रहा था. So I found that destiny has already decided that you have to become doctor. I left my Hansraj College and joined the degree. Pressure क्या आता है जिस दिन आप एंट्रेंस के बाद मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, तो आपको लगता है अब मैं बिल्कुल सेटल हूँ, अब मेरा एडमिशन हो गया. आपके रिलेटिव्स आपको डॉक्टर साहब बोलना शुरू करते हैं, है ना. एवरी वर्ड सीज यू कि अब आप डॉक्टर बन गए. आपको पता चलता है आफ्टर 1 month 2 month की स्ट्रगल तो अभी शुरू हुआ है, बट इट वाज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ द करियर. तो कभी कभी माइंड को सेटबैक लगता है कि अभी तो लॉन्ग जर्नी है. फिर जब आप MBBS कर लेते हैं, आई थिंक गिव दैट टाइम टू योरसेल्फ कि आगे जाके आपको क्या करना है. आप सर्जन की स्किल्स रखते हैं या आप फिजिशियन की स्किल्स रखते हैं, बिकॉज दैट विल चेंज द लैंडमार्क इन योर लाइफ कि आप कितने सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हैं. बिकॉज बेसिक ट्रेनिंग MBBS की सेम है. एंड इवन इफ यू डोंट वांट टू बिकम अ सुपर स्पेशलिस्ट, यू कैन चेंज योर पाथ. अगर आपको MBBS में लगता है कि नहीं ये मेरा डोमेन नहीं था, मैंने कर ली MBBS, स्टिल यू हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग, तो आप MBA कर सकते हो. यू कैन बिकम ए ब्यूरोक्रेट, यू कैन ज्वाइन द सिविल सर्विसेज, यू कैन गो टू फार्मा इंडस्ट्री. मेरे कुछ बैचमेट्स ने फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करी बिकॉज दे वांटेड टू ट्रेवल एंड दे नेवर वांटेड टू परस्यू एज अ डॉक्टर. सो दे आर बिकमिंग ए मेडिकल अफेयर मैनेजर इन द कंपनी, दे आर ट्रैवलिंग. Some have become the corporate consultant, some have become anything, and the many of us are doing as a super specialist. So everybody has its own domain. तो डरिए नहीं, नीट का एग्जाम देने के बाद, MBBS के बाद भी आपके पास करियर ऑप्शंस बहुत सारे खुले रहते हैं. बट आपको एक बेसिक डिग्री से एडवांटेज ये मिलता है कि आपको डेडिकेशन सिखाती है. MBBS एक डॉक्टर बनने का एक काबिलियत सिखाती है कि डॉक्टर को क्या चाहिए अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, और पैसे के लिए डॉक्टर ना बने. आई विल सजेस्ट टू एवरीवन कि पैसा तब आएगा बहुत लेट. What other pressures are there कि आपको कॉन्स्टेंटली पढ़ना है, लाइफ लॉन्ग पढ़ना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट, हर स्टेज पे एक कॉम्पिटिशन है. जैसे आपने MBBS खत्म किया तो अब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करना है. तो हर बार वो कंपटीशन आपको याद दिलाता है कि अभी भी मैं फिर मुझे उसी कंपटीशन में आना है जो मैंने आज से कुछ साल पहले शुरू किया था. Despite that, you are dealing with the living things. It's a life. It's a matter of life. The responsibility that comes the with responsibility this job starts when you enter the MBBS. Though Yes. even if you are very junior, nobody puts so much pressure. But आपको sense of responsibility आने लगती है. हाँ जी. I still remember कि पहली डेथ जब आप हॉस्पिटल में देखते हैं तो आप एज ए ह्यूमन बीइंग सोचते हैं अच्छा what could have been done more. मैं उसी पे ही आने वाली थी कि Right. नोबडी, हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर है तो मतलब इनके पास गए हैं तो ये बचा ही लेंगे, बट कई Right. बार ऐसे केसेस भी होते हैं जब आपके हाथ में भी कुछ नहीं होता, वो इतना लेट कर चुके होते हैं, इतनी प्रोलॉन्ग डिजीज होती है, एंड दे कम एट अ वेरी लेटर स्टेज, राइट? Right. So at that point of time, how do you deal with it? Not like, because there is some sort of emotional pressure on you from the I parents. think when and you the, start your career, at that moment you definitely feel bad when you see first time all these things. But your seniors always asking, be practical and see, we have not gone wrong anywhere. It was because every fulfilled treatment was given, but the disease was like that he was destined for this because we could not control the disease part. Suppose having a brain bleed, some heart attack, anything, they are inevitable. You can do best, but outcome may not be best. Severe infection with multi-organ failure. Many patients come out. It's not that every patient is Yes, dead, but of when course. you begin your career, definitely your pressure is it more takes because a you have toll never on seen your this. mental health also. Yes. आपने कभी डेथ ही नहीं देखी होती. Exactly. But then you slowly prepare yourself that this you have to face, but do best for the patient. don't have to deter कि अगली बार क्या पेशेंट नहीं देखेंगे, आप पेशेंट तो देखेंगे. चल दूसरा है एक जो पर्सनल लाइफ है डॉक्टर की, वो भी बहुत लेट शुरू होती है. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डिग्री करते के लिए 10 साल लग गए, 15 साल लग गए, तो आपकी फैमिली लाइफ सफर करती है. बहुत ज्यादा. बहुत सारे फंक्शन आप नहीं अटेंड कर पाते. फिर उसके बाद आपकी जो फैमिली लाइफ है एज विद योर स्पाउस,
उसमें भी आप पढ़ाई करते रह जाते हाँ हैं। जी। फिर आप पेरेंटिंग जो है वो लेट शुरू करते हैं बिकॉज आप पढ़ रहे थे तो देयर वाज नो टाइम टू थिंक ऑफ दैट यू आर बिकमिंग पेरेंट्स। सेकेंडली वंस यू बिकम ए क्लिनिशियन और ए सर्जन, उसके बाद जो आज का एरा है, स्टिल देयर इज प्रेशर फ्रॉम पेशेंट्स, फ्रॉम लिटिगेशन, फ्रॉम एंजाइटी एंड फियर ऑफ इम्पोस्टरमेंट। इम्पोस्टरमेंट होता है कि आप बिना वजह के डरे जाते हैं कि आपकी प्रैक्टिस खत्म तो नहीं हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस कम तो नहीं हो जाएगी। यू वांट टू टेक ब्रेक, जिस दिन आप ब्रेक लेते हैं आपको लगता है आज के पेशेंट कल आएंगे कि नहीं, है ना। दो इट्स अ हाँ फॉल्स जी, फियर, it's a बट false fear. बिकॉज यू हैव वर्क हार्ड सो मच टाइम एंड सो मेनी ईयर्स कि आप उस हार्ड वर्क का ऑलवेज यू वांट कि नहीं आज का दिन भी उतना इंपॉर्टेंट है, आज का दिन इंपॉर्टेंट है। सो डॉक्टर है अननेसेसरी स्ट्रगल्स इन देयर लाइफ, तो आई वुड advise that you can balance your life once you have achieved everything. Try to balance. Doctor has full right to live his life, to give some time to your hobbies, your whatever you love it. That is missing in doctor's life. They always try to do more work, then more work, then more work. Your patient also like, and you also like your patient. That is fine. You must do it with 100% dedication. But that does not mean कि आप break नहीं ले सकते. The other thing is because the training is so hard कि हमारे डॉक्टरी प्रोफेशन में ऐसा है कि 24 से 36 घंटे आपको ट्रेनिंग कराते हैं, तो जब आप वो करते हो then you feel कि बहुत हार्ड वर्क है। लेकिन जब आप आगे डॉक्टर करके देखते हैं कि 12 घंटे तो आपको रूटीन में ही काम करना है। इफ आई गो एट 9 o'clock in the morning and I reaches home by 9 or 10 in the evening, तो बाकी एवरेज जो आपके कॉर्पोरेट वाले लोग हैं 8 घंटे काम करते हैं, सैटरडे संडे ब्रेक लेते हैं। तो डॉक्टर को जब 12 से 14 घंटे काम डेली करना है टिल हिज लास्ट ब्रेथ, एंड सेकेंडली तो ही इज बीइंग प्रिपेयर्ड विद दिस ट्रेनिंग, बिकॉज जब आप 24-36 घंटे कर लेते हैं तो देन यू डोंट फील द प्रेशर इन द लेटर एंड यू फील रिलैक्स, इतना काम कर सकते हैं बिकॉज यू हैव बॉडी हैज एडजस्टेड अडेप्टेड। तो मुझे लगता है डरे ना, घबराए ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट है, आई विल टेक this is an era when you have to communicate right to the patient, which is very important, that until unless you communicate, be transparent and be honest in your practice. Honesty is a key for a good practice, I will say. So that you should not leave, even if you become super specialist, you become surgeon anywhere, but don't leave your honesty, because our profession demands that. The transparency and honesty is a key where you can give best to the patient. Outcome may not be in your favor all the time, but yes, try to give the world class treatment to your patients, because everything is available in India now. Yes. To diagnose this rightly, give your best effort, give all the medications which are available in India, and then see, so your outcome will definitely change if your approach is right. Okay. That is my I'll say to all young doctors, to all NEET aspirants, कि डरो मत, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर बनने का सोचा तो डॉक्टर बनिए, बट ये हार्ड वर्क आपको पहले 10 साल जो आपने हार्ड वर्क किया, ये लाइफ लॉन्ग पे करने वाला है, बिकॉज यू विल गेट सो मच ऑफ थैंक्स फ्रॉम योर पेशेंट, विच इज आई थिंक प्राइसलेस। It is priceless. Yes, and once you give life to the patient, एकदम किडनी फेलियर में आया, वो पेशेंट की किडनी ठीक हो गई, वो घर चला जाता है, तो वो जो सेटिस्फेक्शन यहाँ मिलता है आपको, that is immaterial, whatever price they have paid, and the blessings of your seniors, your senior citizens, and you do everything good for elderly, and do definitely give some time to charity, I will say, because that is now again lacking. But हमेशा जो poor patient है उसकी हेल्प करने की सोचो, हर एक को राइट गाइड करो, give them the path कि where what are the government hospital where can go, give a guidance to them, क्योंकि उन्हें कोई गाइड ही नहीं करता, वो जाता है 3 महीने बाद नंबर आता है, 1 महीने से नंबर नहीं आ रहा। तो अगर वो आपके क्लिनिक पे भी आ गया, many times I don't charge them also, because I know that they are not able to afford, but I guide them directly, send them to government hospital so that they get, and I ask them to come back to me, show me what you have seen, if anything I can add to you, I will add on OPD basis. So that way it gives a satisfaction to your heart. Yes. So do something for your heart also, na? For conscious mind. Yes. So from day one, did you know that you wanted to get into nephrology, or it was while studying, or how did your interest develop in nephrology? It's a very, very interesting thing. I did my graduation from Delhi, and after that immediately I got through in my post-graduation in Lady Hardinge Medical College, and I pursued that for 3 years. So it was a very good journey, that everything happened in Delhi. Then I joined as a senior registrar in Lady Hardinge, and I used to teach postgraduate and the graduate students. Okay. And I was enjoying my medicine. I thought I have to become a good physician, that's it. And my mentors were like that, always to teach us about approach to headache, approach to everything, because the latest treatment will be changing all the time. और वो हमेशा air में घूमता रहेगा. You can always grasp from the internet, but your approach to the patient will never be again that you have made in your post graduation, that will remain with you throughout life. तो अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो पेशेंट को आप मिस नहीं करोगे कि इसका डायग्नोसिस मिस हो जाए। So that was our training. And I used to enjoy that very much. And I thought कि मैं एक अच्छा physician बनूंगा और सिर से पैर तक सब कुछ आना चाहिए। हाँ जी। Then I used to prepare for gastroenterology. Okay. And yes, I bought the books and I used to prepare. And 1 महीना पहले एग्जाम के मैं वो छोड़ देता था
कि अगर मेरा हो गया सिलेक्शन तो फिर मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बन जाऊंगा, then how I would become a good physician then, Okay. because I am So you loving were this being a, always inclined towards being a yes, physician. because I wanted कि सिर से पैर तक सब्जेक्ट आना चाहिए, जो वो अच्छा। डायग्नोसिस करने का मजा हाँ आता है, जी। ट्रीट करने का. Why to become restricted to one To field? one So I used to topic, enjoy yeah. this, and I used to do so many, मतलब so many patients we have diagnosed with the different diseases which are unique. So I used to love that. Okay. But then what happened? Then I went to Gangaram. Okay. And I felt that if I am to do that from Gangaram, I will do a nephrology rather than gastroenterology. That was all just by chance. And I filled the form that because I realized that nephrology is upgraded medicine only. Yes. You cannot forget your medicine. You have to know each and everything. It is not that much specific. It is giving you an expertise for the Yes, kidney transplant, yes. for the dialysis, and delaying the dialysis, giving best care to the kidney patients. Yes. But on the same time, your medicine has to be very strong. Okay. For becoming a nephrologist. Okay. So it is not, you can't have a focused vision even if you want to become a good nephrologist, right? Because 80% of our patients are diabetic, hypertensive. So Yes. your all clinical skills have to be good. So I thought if I have to do something from the Gangaram, then definitely I go for nephrology because the Okay. mentors are so good, the department is so good, and I filled the form for nephrology. Acha. And luckily, I gave the OSCE exam. I scored 100 out of 100, and then I had an interview. Wow. All senior consultants who all are my mentors, and thanks to them, and they selected me. Okay. So I was selected, and then Dr. D.S. Rana, who is my mentor, called me and said, "Ki you have earned this, so respect this throughout life." है ना? But nephrology is a branch where you need more hard work, है ना? Yes. Because many times you treat the terminal patients, Yes. but still do good to them. Yes. And whatever quality life you can give, just do hard work and learn from your teachers, learn from Gangaram. It's an institute where only honest practice is done. So learn honestly and do it honestly and give this care to your patients throughout life. So it was very, very good for me. और मेरी उस टाइम वैष्णो देवी की टिकट हो रखी थी because अच्छा। मैं यहाँ पे एज अ SR काम कर रहा था, तो वो अच्छा। ऑलरेडी बुक थी. तो फिर मैंने सर को बोला कि मैं तो ज्वाइन ही नहीं कर सकता कल परसों हाँ जी। बिकॉज मेरी तो वैष्णो देवी की टिकट है. व्हाट टू डू? तो माय फादर आस्क्ड यू प्लेन सिंपल एंड टेन ऑनेस्टली टू हिम कि मैं आ नहीं सकता. अगर आप बोलोगे तो मैं वैष्णो देवी जाता हूँ, अगर आप नहीं भेजोगे तो मैं नहीं जाता. आई विल ज्वाइन द ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग. एंड ही सो काइंड, ही टोल्ड मी कि भाई ठीक है, हमें इतना कम टाइम मिलता है तो आप वैष्णो देवी जरूर हो गया. मे भी माता रानी ही चाहती थी कि तू हमारे आए और मेरी तरफ से भी माथा टेक के आना बिकॉज वी हैव नो टाइम टू गो देयर. लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छा हो क्या, मेरी तरफ से 4 छुट्टियां हैं तेरे को, तो आके 4 दिन बाद ज्वाइन कर जा और हो के और वापस करना. तो दैट काइंड ऑफ काइंडनेस एंड यू नो dedication we learned there, and that is how my journey started. And today I feel so proud that I chose the right subject because in nephrology हम वहां जाके सिर्फ किडनी नहीं देखते थे, हमने पूरे डायग्नोसिस बनाए बिकॉज उनकी ट्रेनिंग भी ऐसी थी. एंड वी फाउंड ऑल द मेंटर्स हु वर सो मजे हुए इन द मेडिसिन. और मुझे वही चाहिए था कि नेफ्रोलॉजी के साथ साथ मेरी मेडिसिन ना भूलूं मैं, मेडिसिन मेरी अच्छी होनी चाहिए ताकि मुझे पेशेंट के बारे में सब कुछ पता हो. एंड दैट वी लर्न, एंड दैट वाज अ जर्नी वेयर वी लर्न एवरीथिंग अबाउट ट्रांसप्लांट. बहुत हार्ड वर्क किया, 36 hours of duty altogether, going back, coming back with the metro because I could not drive with that kind of state. तो आराम से मेट्रो में खड़े होकर ना, बट दैट जर्नी वाज गुड. उस हार्ड वर्क का आपको पता चलता है जब आप बाद में कंसल्टेंट बनते हैं, तो आपकी जो स्किल्स एक्वायर कर लिया आपने, योर रिफ्लेक्सेस बिकम सो स्ट्रांग कि आपको देखते ही पता चल जाता है कि इस पेशेंट में ऐसे करना है, इस पेशेंट को ऐसे करना है. सो आई जॉइंड फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग एज अ assistant consultant. But my journey became very rapid and faster, and I continued to grow at a good pace and became associate director there. Yeah. Very and then inspirational. Last 5 years I have been heading as a department in the nephrology and renal transplant medicine in Max Hospital Shalimar Bagh. So journey started long back, so a few years in Fortis Shalimar Bagh. Then I joined as head of the department, and now it's been years having the department in my team, and I take care of all my team members. The other thing I will add, the more you grow, the more humble you should be. That I'll again advise to all NEET aspirants and becoming doctor, do always good to your subordinates, है ना. मुझे लगता है कि मेरे जो सबऑर्डिनेट मेरे साथ काम कर रहे हैं उसे छुट्टी मिलनी चाहिए. वो अगर संडे को आता है तो मैं उसे थर्सडे को कॉम्प ऑफ देता हूँ, बिकॉज डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे कोई छुट्टी नहीं देता, और नोबडी एक्सपेक्ट दैट, एंड दे कीप ऑन सफरिंग unnecessary depression, unnecessary feeling कि हमारी लाइफ ही नहीं है. तो some way we have to design the things. एवरीथिंग इज इवॉल्विंग, है ना. हमारी फील्ड में भी इवोल्यूशन की जरूरत है कि हम कहाँ गलत हैं. तो गलत यहाँ पे कि हम किसी को ब्रेक का टाइम ही नहीं देना चाहते, हमने खुद नहीं लिया, हम आगे नहीं देना चाहते. तो वो मेथड आई थिंक नाउ इज टाइम विच आई थॉट कि आई विल डेफिनेटली चेंज दिस सिनेरियो. तो मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, जब भी उन्हें किसी फंक्शन पे जाना है, हमेशा उन्हें मैं छुट्टी देता हूँ कि जाओ 2 दिन जस्ट एंजॉय.
phone भी आप hand over कर जाइए, we will take care of the department, Wow. go and enjoy and come back. So I that think they all also the feel, doctors in the country should follow this. yes, and I myself also do the same. And initial years I worked so hard, then I realized ki where the life is going. So how to balance your life? The good part is I can give you some tips, though there are so many negatives which the people will tell you about the doctorate, which we discussed, hard life, then again constant depression, sometimes the pressure of the litigation, pressure of anxiety, then fear of losing your practice. They all are false fears. Once you are honest, you are transparent, be friendly to the patient, tell them everything transparently, you will feel that very less litigation will come to you. Though you can't say that thing is 100% in this world. Still there are chances, even if you are right, still they may not understand your word. But still, if you have documented right, you have done right treatment, nothing happens. Number one. Number two, you should not be hurry for seeing the patient. Many times everybody becomes so busy that they're not so hurry. I usually give appointments as much as I can see with my smile. Otherwise, I postpone my this appointments to next day because I want to see each and every patient with a good heart, with a lot of time, and they should understand their disease well and go back with the heart. Yes, we understand our disease. We have to take these precautions. Medicines are very important so that they have a good quality life for what they have come to you. वो एक आपसे कंसल्टेशन लेने आए हैं अपनी बीमारी के लिए और आगे कैसे वो इस बीमारी को रोके. तो जब तक हमारा कम्युनिकेशन राइट नहीं होगा तब तक उनको कोई राइट वो ही नहीं मिल सकता कि हम ठीक जगह आए. That time you must spend with them. सर जब हम नेफ्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम इमीडिएटली किडनी डायलिसिस पे चले जाते हैं, पर आपने बीच में मेंशन करा कि नेफ्रोलॉजिस्ट को देखना इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि हम उसे डीले कर पाएं या अवॉइड कर पाएं ऑल टुगेदर. तो अब इसके बारे में नेफ्रोलॉजिस्ट वी शुड विजिट फॉर द प्रिवेंशन, नॉट ओनली व्हेन वी हैव टू गेट आवरसेल्व्स डायलिसिस, to prevent that altogether. Yeah, I think it's such a lovely question and very very right question because nephrology आते ही लोग सोचते हैं अब हमें डायलिसिस एडवाइस कर दिया जाएगा, अब हमें किडनी ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया जाएगा, हमें उससे पहले किडनी के बारे में पता ही नहीं था. नेफ्रोलॉजिस्ट को देखने से पहले कि हम जा रहे हैं तो मतलब हमारा डायलिसिस ही होगा, तो वो जाते ही नहीं है. बट जबकि अगर हम नेफ्रोलॉजिस्ट आपके पास अगर आएंगे तो हो सकता है हमें कभी डायलिसिस की जरूरत ही ना पड़े. But I'm happy in this era with the social media, with the Google, with the everything, patients are getting more aware. Yes. There are something that they are overdosing themselves with the knowledge. But the good part is that they're becoming aware at an early stage. और मैं यंग जनरेशन को बहुत थैंक्स करूंगा कि अब वो क्रिएटिनिन 1.3 पे भी अपने पेरेंट्स को ले आते हैं कि सर किडनी इन्वॉल्व हुई है, अब आप देखिए. तो दैट इज अ ब्यूटी नाउ कि दे नो कि 1.3 से और 6 तक की जो जर्नी है उसको जो प्रोलॉन्ग करना है, so that we have a quality life and with the medications which are available, so we want to be in the hands of super specialists because it's now kidney is involved now. Correct. यूरिन में प्रोटीन आने लगता है तो अब उनको अवेयरनेस आया, सर प्रोटीन आ रहा था हम तो आपको दिखाने आ गए, है ना. पहले ऐसा नहीं होता था, पहले उन्हें लगता था कि इसकी शायद कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्रिएटिनिन 1.4 है तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हम किडनी पेशेंट थोड़ी हैं. एंड आई हैव सीन दिस पेशेंट, बहुत साल देखा हमने कि जब इतना छोटे छोटे एलिमेंट्स थे तो उनको लगता था ये कोई किडनी इन्वॉल्व ही नहीं है, हम बस अपने शुगर की दवाइयां खाते रहे, सर बीपी खाते रहे और हमें लगा हम ठीक है. दो दे हैव सीन their reports, they have noticed it, but if it is marginally high, so they came when the creatinine was 6, and now we were discussing about the end-stage renal disease and the options. So that was disheartening. But now I am very happy that the patient themselves are becoming aggressive about that. No, if the kidney is involved, reach early. Yes. Because they know prevention is the key. And I tell you, the actual role of nephrologist is, I told you that every nephrologist has to be a good physician. Without that, they cannot survive, number one. Number two, our primary role is to delay the dialysis, to delay the talk of transplant rather than giving it early. Because diabetes is very, very common, Blood pressure patients are turning, high day by day. We ascribe it to stress, we ascribe it to smoking, we are to partying, and then the social peer group pressure. Everything is leading to blood pressure, then leading, and in another way or indirect way, more kidney patients. Correct. Because kidney diseases are rampant now. थर्ड इज इम्पॉर्टेंट कि लाइफस्टाइल, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है कि टू कॉजिंग दिस काइंड ऑफ अर्ली डिजीज ऑफ डायबिटीज एंड अर्ली डिजीज ऑफ हाइपरटेंशन. तो अवेयरनेस शुड बी ऑन लाइफस्टाइल, अवेयरनेस शुड बी ऑन प्रिवेंटिव मोड्स. देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आया और हम उसको राइट टाइम पे डायग्नोज कर देते हैं, हर प्रोटीन इन डायबिटीज नॉट डायबिटिक किडनी डिजीज. पीपल आर मिस्टेकिंग दैट नहीं प्रोटीन आया है तो मैं डायबिटीज से है, ब्लड प्रेशर से है. बट कितनी बार ऐसी किडनी डिजीजेस हैं जो बिल्कुल अलग इलाज से बिल्कुल रिकवरेबल और रिवर्सिबल हैं, जिसमें हम कोई लॉन्ग टर्म बात ही नहीं करते कि आप किडनी पेशेंट रहेंगे. फॉर दैट यू नीड टू अप्रोच अर्ली so that we diagnose that it is not due to diabetes, not due to hypertension, rather
हाइपरटेंशन हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ किडनी डिजीज। बिकॉज ऑफ लोगों का किडनी मानना डिजीज। उल्टा हाँ है जी, कि कि बीपी हुआ इसलिए हाइपरटेंशन मुझे है, किडनी डिजीज बीपी हुई, है, बल्कि डायबिटीज है, हम इतने सारे तो यस। इसलिए हमें किडनी की सो प्रॉब्लम हो गई एनी है। पेशेंट मैं रिकमेंड करूंगा जिसको ब्लड प्रेशर डायग्नोज होता है तो वो अपनी किडनी जरूर चेक करे। सिंपल मेथड ऑफ किडनी फंक्शन टेस्ट विद सिंपल यूरिन टेस्ट, प्रोटीन आ रहा है, आरबीसी आ रहे हैं, एनीथिंग एबनॉर्मल, just reach to nephrologist for that, because we can target and we can see whether it is happening because of blood pressure or there's some other disease is going, or we have treated n number of patients where they are not so much thankful to us that it was not a hypertension, it was kidney disease which was totally reversible with the medicine. Many times we do kidney biopsy and we find out what exactly has caused this, and the biopsy clears the picture. It absolutely clears, there is no question, nothing, and we treat them with the particular diagnosis and the kidneys are fine, and they have long life, quality life, and reversible and the totally recovered kidneys. Okay. So that message, I think many of our normal population don't know this about. There are many recoverable causes of kidneys, and many times the kidneys are just transiently involved. It's called acute renal failure, which is completely recoverable. They are not aware. Again, that fear of dialysis. If the kidney has been impacted, Yes, means lifelong dialysis or something. dialysis. But many causes are reversible. So we must think of reversibility. We must think of delaying the dialysis. We must think of giving quality life. Miracle drugs are available with the nephrologist, which can give you very, very, very long life with your diseases, but without dialysis and without transplant. Correct. Yeah, but yes, once your kidneys have reached to end-stage renal disease, still we individualize the treatment rather than the general treatment for all. And I think still you must think it is not the end of life. Even if your kidneys have failed, you have reached to end-stage renal disease, it is the end of organ only. So we have substitution. If you can go for dialysis, it gives you quality life. If you want that freedom of food, freedom of travel, freedom of dialysis, then definitely kidney transplant is the answer. And the success rate is very, very good. It is around 90 to 95% at par with the worldwide anywhere the transplant is done. Okay. So why not to opt for it? Not. With the simple 3 medications, you can have such a beautiful life with the normalcy of life, you can say. And just you are taking 3 medicine, other person cannot judge it also. किसी को पता ही नहीं चलता कि वो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, बिल्कुल एज नॉर्मल आपके और मेरी तरह घूमता है, खाता पीता है, एंजॉय द लाइफ, एंड ओनली ही नोज that he is special now because he has a kidney which has been given by a donor which is related to his family. Got it. That's it. So work life balance नाम का कॉन्सेप्ट डॉक्टर्स की लाइफ में बिल्कुल नहीं होता है. They are always at work and their profession demands them 24/7 availability. तो आप ये बताइए कि how to manage that as a doctor, या हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो कैसे मैनेज कर सकते हैं इसे? राइट, डॉक्टर की लाइफ में वर्क बैलेंस थोड़ा मुश्किल है, बट ये बिल्कुल इंक्लूड किया जा सकता है. उसके लिए कुछ मेथड्स अप्लाई करने होंगे. वो कोई और आपकी लाइफ में आके नहीं करेगा. सबसे पहले आपको एक ब्रेक लेना पड़ेगा. आप अगर 6 दिन काम करते हैं तो एक क्लिनिक को बंद करिए. उस दिन के क्लिनिक के पेशेंट में आप ये दीजिए कि किसी को इमरजेंसी कॉल करना है तो बिल्कुल करें, बट जो इलेक्टिव आपके देखने वाले पेशेंट है यू कैन पोस्टपोन इट फॉर नेक्स्ट डे. सेकेंडली, वीकेंड को फ्री रखें, या तो वीकेंड पे आप एक शॉर्ट ब्रेक लें ताकि आप सैटरडे गए और संडे को वापस आ जाएं. तो दैट ब्रेक विल एक्चुअली गिव यू अ रिलैक्सेशन एंड रेजुविनेशन, ताकि आप पूरा हफ्ता अच्छे से काम कर पाएं. उस समय पे जो आपका मन करता है वो करें, रादर देन अगेन गेटिंग बिजी इनटू फोन कॉल्स. उस फोन कॉल को छोड़ के, चाहे आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना चाहते हैं, घर पे गैदरिंग रखना चाहते हैं, यू वांट टू डांस, यू वांट टू एंजॉय व्हाटएवर यू वांट टू डू, बिकॉज डॉक्टर आल्सो हैज अ राइट टू एंजॉय आल्सो, बट इन हिज ओन मैनर. तो वो भूल जाता है. जब काम करने लगता है तो बिल्कुल भूल जाता है कि उसकी लाइफ में भी थोड़ा एंजॉयमेंट चाहिए, बट काम को पूरे डेडिकेशन से किया जाए. एंड सर, आपने वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बताया, बट आपने जैसे मुझे ऑफ कैमरा बोला था, यू हैव ऑलमोस्ट 30 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड यू मस्ट हैव सीन कि आपके पास पेशेंट्स बहुत देर से भी आते होंगे, जिसमें वो बोलते होंगे काश मैं पहले आ गया होता तो मेरे साथ ये नहीं होता, या डिजीज़ इतनी आगे नहीं बढ़ चुकी होती. बट आजकल बिकॉज ऑफ गूगल, सोशल मीडिया, नेबर्स, रिलेटिव्स, वी ऑल सेल्फ डायग्नोज आवरसेल्व्स एंड देन वी गिव आवर ट्रीटमेंट्स अपनी तरीके से. हम कंसल्ट ही नहीं करते हैं डॉक्टर्स को बहुत लेट तक. Right. तो आई थिंक ये हम डेली में ऐसे पेशेंट देखते हैं जो बोलते हैं काश सर हम आपके पास पहले आगे होते, हमें पता ही नहीं था कि हमारी किडनी साइलेंटली ऐसे डैमेज हो रही है या किडनी पे इफेक्ट है. एंड जब हम रेट्रोस्पेक्टिव जाके देखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं किडनी मार्कर में इफेक्ट था. सेकेंडली, दे फॉरगेट दैट लाइफस्टाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अपार्ट फॉर टेकिंग मेडिसिन. वो शुगर पेशेंट है, दवाई खाता है, लेकिन खाता भी खूब है, ओबेसिटी भी उतनी है, एंड ही एक्सपेक्ट कि उसकी किडनी डैमेज नहीं होगी. तो हमें कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली व्हाट इज द एडवांटेज कि अगर पेशेंट आपके पास अर्ली आता है, अगर द एडवांटेज इज कि उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत कम रहेगी, क्योंकि उसको 1 पिल या 2 पिल से काम हो जाएगा. जब डिजीज एडवांस होगी तो अब वो 10 पिल्स खाता है उसी को कंट्रोल करने के लिए. सपोज हम डायबिटिक की बात करें तो डायबिटिक एडवांस होते होते उसको ब्लड प्रेशर हो जाता है.
पहले आपने स्टेप ओबेसिटी कंट्रोल नहीं करी, फिर डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया, वो ब्लड प्रेशर पेशेंट भी बन गया। फिर ये जब दोनों का इफेक्ट आया तो कुछ साल बाद वो किडनी पेशेंट बन गया। तो डेफिनेटली उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती गई। तो अर्ली ट्रीटमेंट और अर्ली डायग्नोसिस से एडवांटेज है, आप बहुत सारे ऑर्गन्स बचा लेते हैं, अपना समय बचाते हैं, मेंटल प्रेशर बचाते हैं, प्रोडक्टिव लाइफ जीते हैं, और साथ साथ आप कम दवाइयों पे ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ज़्यादा क्वालिटी लाइफ बिताते हैं। दूसरा हम देखते हैं कभी कभी पेशेंट को पता था वो डायबिटिक है, बट वो दवाई नहीं खाना चाहता था, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करता है, बट होता कुछ नहीं, क्योंकि वो शुगर चेक नहीं करता, बस वॉक करता है। सेकेंडली, वो हाइपरटेंसिव था, उसे लॉन्ग बैक पता चल गया था, लेकिन उसने सोचा ये तो बीपी स्ट्रेस से था, इसमें दवाई का कोई रोल नहीं था, और वो फिर योगा करता है, मेडिटेशन करता है, बट बीपी फिर भी चेक नहीं करता। तो बिकॉज वो अपने आप को अवॉइड करता रहता है कि अगर बीपी चेक किया हाई आया तो बीपी की दवाई खानी पड़ेगी। कुछ लोग उसे डरा देते हैं कि अगर एक बार बीपी की दवा खानी शुरू कर दी तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी। वो ये समझाना भूल जाते हैं कि भाई इंटरनेट पे या वेब पे जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको राइट ग्रैस्प करना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन तो सारी है, आप किडनी की किताब भी फ्री ले सकते हैं, बट क्या किडनी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज दैट मेडिसिन ब्रांच टीचेज यू। हमें जो 30 साल लगे, उस 30 साल में जब आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ती जाती है, तो आपको रियलाइज होता है कि जो आपको एमबीबीएस में आता था उससे फार बेटर आपको एमडी में आता है, उससे फार बेटर आपको सुपर स्पेशलाइजेशन करके आता है, और आप पेशेंट को डेप्थ वो केयर दे पाते हो जो एक सुपर स्पेशलाइस्ट से वो एक्सपेक्ट करता है। तो ये ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग डेफिनेटली एड्स टू इट। एंड हर पेशेंट, अब 4 डायबिटिक के पेशेंट मैं देखता हूँ तो चारों का ग्राफ अलग रहता है। किसी को मैं 10 साल तक वहीं तक देख रहा हूँ, कोई 2 साल से डायलिसिस पे आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बॉडी के बहुत सारे पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं। किसी का बीपी कंट्रोल था, किसी का नहीं, किसी ने लाइफस्टाइल में चेंज ही नहीं करा, बट वो सिर्फ दवाई पे डिपेंड रहा और डॉक्टर पे। वो महीने में एक बार आता है, अपने रिपोर्ट करा के, बाकी दिन बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, तो वो कैसे ठीक रहेगा? सो आई थिंक हर चीज का रोल है, जिसमें थोड़ा सा डाइट, थोड़ा सा व्यायाम, लाइक मेडिटेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस। तो हमें करना क्या है? अगर हमारी जनरेशन जो अब जा रही है इसमें लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं, क्यों? क्योंकि उसने अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बनाया है। आई विल सजेस्ट एवरीवन कि प्लीज थोड़ा टाइम अपने आप को फोन से अलग करिए, बिकॉज ये जो हर 2 मिनट का क्लिक है, एक मैसेज आया देखना है, हर एक मैसेज आया देखना है, ये कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्ट स्ट्रेस दे रहा है, और आपके जो आसपास बैठे हैं उनसे आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो आप अपनी फैमिली पे कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आई सी इन अ रेस्टोरेंट, दे हैव ऑर्डर समथिंग, और 10 लोग जो बैठे हैं 10 अपने मोबाइल पे हैं। जब तक डिश नहीं आती वो लोग मोबाइल पे हैं, खाना खाते हुए मोबाइल साइड होता है, और उसके बाद जैसे ही वापस बिल की बारी आती है फिर सब मोबाइल पे होते हैं, एंड देन द होल डिनर इज डन, एंड दे एंजॉय कि हमने 5 स्टार मैच डिनर किया, बट हाउ मच दे शेयर्ड, व्हाट वाज द टेस्ट ऑफ द फूड, वो पता ही नहीं किसी को, क्योंकि टेस्ट करने के लिए मोबाइल को साइड रखना पड़ेगा, आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस विल क्रिएट मोर फैमिली एटमॉस्फेयर। अगर आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, फैमिली के साथ, स्पेंड टाइम विद देम, दिस विल ईज यू आउट। वो आपके आने वाले जो समय में जो आपको कष्ट झेलने हैं, बीपी से, स्ट्रेस से, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, इन सब से छुड़ाएगा, बिकॉज आपको सपोर्ट अपने घर पे मिल गया। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज फॉरगॉटन नाउ, राइट? तो बी विद द पीपल रादर देन विद द फोन। हमें सोशल मीडिया के लाइक्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सामने वाला बोलता है कि आप बहुत अच्छे हो, तो अच्छा ठीक है। तो that change is required, where I think again the disease will be less। अगर लाइफस्टाइल हम बदलेंगे तो बहुत सारी बीमारियों को हम ऐसे ही ठीक कर लेंगे। अच्छा खान पान रखेंगे, हर टाइम जंक फूड की तरफ नहीं भागेंगे, restrict to one day, Saturday is a cheat day, do it, but rest of the days give importance to your health। So this way you can achieve much more and in a very good life rather than just cribbing your life कि भी ऐसा होता जा रहा है, एक बीमारी, 2 बीमारी, हर जगह आप देखते हैं, हर कोई बोलता है मेरे दूसरे बंदे को डायबिटिक है, मेरे घर में 4 डायबिटिक है, बीपी मेरे यंग पेशेंट को हुआ, मेरे बेटे को हुआ है। It's becoming very common, yes, and that's why the kidney diseases are increasing, cholesterol problems are rising, yes, in adolescents because of junk food, family history कोई देखता नहीं है, obesity कोई देखता नहीं है, और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाएंगे तो कैसे ठीक रहेंगे, right? So you have to act on the root cause and then everything will be dealt well, yeah. And sir, World Kidney Day is approaching, so what is one message for the masses? I think World Kidney Day concept जो बना वो इसलिए कि let's approach the masses rather than only kidney patient. There should be healthy kidney for all. Yes. And that is the aspect of doing it कि एक दिन ऐसा स्पेशल बनाए कि हम किडनी के लिए क्या कर सकते हैं। तो किडनी के लिए क्या करना है? एक तो आपको एडिक्वेट हाइड्रेशन रखना है, ना पानी इतनी मात्रा में पिए कि 6 लीटर रोज, और ना डिहाइड्रेट करें बिकॉज दैट विल हैम्पर द नेफ्रॉन्स। दूसरा, स्मोकिंग इनडायरेक्टली लिंक टू किडनी डिजीज है विद द लाइफस्टाइल डिजीजेस। देन cut down alcohol, cut down junk food, start practicing some kind of exercise to yourself, where definitely you can have more healthy lifestyle, your kidneys will be also be healthy then. Okay, sir. And also, sir, one message that you have for all the NEET aspirants and people who look forward into getting this into medicine field,
but it has to be brutal, not motivational. राइट, आई विल से बी प्रिपेयर्ड। जैसे एक फौजी प्रिपेयर होता है जंग पे जाने के लिए और वो सब कुछ करता है देश के लिए, तो आपको मरीजों के लिए ऐसे ही सब कुछ करना है, मरीजों को ही फोकस बनाना है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन आपको उनको ट्रीट करके मिलेगा वो कोई भी अमाउंट ऑफ मनी नहीं दे सकती। सेकेंडली, वी आर डीलिंग विद द लाइफ्स एंड इट्स ब्यूटीफुल टू गिव अ गुड लाइफ टू द पेशेंट, टू गिव देम क्वालिटी लाइफ। तो आप हार्ड वर्क से ना डरें। पहले 10 से 15 साल अगर आपने ग्राइंडिंग करी, उसके बाद पूरा जीवन आपका सफल ही है। सेकेंडली, इस बात से न डले कि आपकी प्रैक्टिस कोई ले जाएगा, आपकी स्किल्स आपके साथ ही रहने वाली है। इवन भूकंप आए या कोविड आए तो भी एक डॉक्टर हमेशा बिल्कुल स्मूथली काम करता रहा, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट आई टेक कि हार्ड वर्क करने के बाद आप ही खुश रहेंगे और आपको रियलाइज होगा कि मैं कितना अच्छा परफॉर्म करता हूँ। आई हैव बिकम ए सुपर स्पेशलिस्ट और ए गुड डॉक्टर, सो आई एम गिविंग समथिंग टू द सोसाइटी। हम कहते हैं मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए, तो डॉक्टर की मीनिंगफुल लाइफ थ्रू आउट लाइफ ही रहती है, तो हमें इस बात से बहुत खुश होना चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट्स को लेके सर बहुत सारे मिथ्स होते हैं जी, जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, क्या उसकी नॉर्मल लाइफ होती है, नहीं होती है, क्या वो भाग सकता है, क्या वो जिमिंग कर सकता है, कैन ही लिव अ लाइफ एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? राइट। देखो, हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि किडनी ट्रांसप्लांट किसको चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट उसको चाहिए जिसकी किडनी परमानेंटली डैमेज हो गई है एंड ही हैज रीच्ड टू एंड स्टेज रीनल डिजीज। ओके, तो उसके पास दो विकल्प हैं कि या तो वो डायलिसिस की तरफ चले या फिर वो ट्रांसप्लांट की तरफ चले। तो ट्रांसप्लांट की एडवांटेज ये है कि लोगों को बहुत सारे मिथ है कि वो एक कमरे में कैद रहना पड़ता है, बाहर नहीं जा सकता, किसी से बात नहीं करेगा, अपने रूम में रहेगा। तो हमने किसी को प्रिजन थोड़ी दी, इट्स ऑपोजिट ऑफ इट। उससे आपको फ्रीडम मिलती है। फ्रीडम कैसे मिली? आप 8 दिन बाद घर चले जाते हैं, हम वहाँ पे भी केटीपी यूनिट में रखते हैं, नेक्स्ट डे से ही उसको खिलाना पिलाना शुरू करते हैं और वो बिल्कुल कॉन्शियस होता है पेशेंट। 8वें दिन उसको चला के घर भेजते हैं और बोलते हैं अपने घर में रहना है, एक साफ सुथरा उसका रूम हो, कपड़े प्रेस करके पहने, आराम से साफ सुथरा खाए, सब कुछ खाना है और फ्रेश खाना है। तो ये कोई बुरी आदत नहीं। सेकेंडली, जब वो पब्लिक प्लेसेस में जाना चाहता है तो हम बोलते हैं मास्क पहन लीजिए। अब हम सब सीख गए, बहुत सारे लोग मास्क पहनते, पहले उन्हें ऑड मैन आउट लगता था, सर मैं मास्क पहनता हूं तो दुनिया पूछती है, अब मास्क में कोई नहीं पूछता है ना। तो ये वर्ल्ड ने सिखाया। सेकेंडली, ही हैज अ फ्रीडम टू गो एनीवेयर, ही हैज अ फ्रीडम टू डू एनी वर्क। हम उनको बोलते हैं जाइए अपने काम पे जाइए, 3 महीने आपने घर में रेस्ट करना है, उसके बाद आप वर्ल्ड घूम सकते हैं, सारे बिजनेस कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्राउडिंग अवॉइड करनी है कि कोई कफ का पेशेंट है, कोल्ड का पेशेंट है, उससे थोड़ा दूर रहें, मास्क पहने, तो आप बिल्कुल परफेक्ट चलते रहेंगे। धीरे धीरे दवाइयां कम होती जाती हैं आपकी, तो आप इतनी कम दवाइयों पे आ जाते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि मैं कौन सी दवाई खाता हूँ। सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड लाइफ, क्वालिटी लाइफ जैसा एक इंसान चाहता है। तो आपको भूल जाता है कि मैं कभी किडनी पेशेंट था। एंड आई हैव मेनी यंग पेशेंट्स ऑफ माइंड जिनका मैंने किडनी ट्रांसप्लांट किया, तो आज वो ऐसे लिबर्टी से घूमते हैं, लगता ही नहीं कि वो पेशेंट की तरह आए हैं। दे ऑलवेज कम लाइक दे आर जस्ट ए नॉर्मल पर्सन्स एंजॉयिंग देयर लाइफ। They come for the follow-up every month or 2 months, sometimes 3 months, and definitely they are having much more quality life than the person who are on dialysis, क्योंकि डायलिसिस आपको अस्पताल में बांधता है, प्लस कभी 2 बार कभी 3 बार आपको डायलिसिस के लिए आना ही पड़ता है हॉस्पिटल में, जो कि आपको ट्रांसप्लांट के बाद नहीं आना पड़ता। दूसरा, हाँ, ये मिथ है कि इन्फेक्शन का रिस्क बहुत होता है या रिजेक्शन होने लगता है, लेकिन हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। हर पेशेंट में हम एक बैलेंस मेंटेन करते हैं, ओल्ड एज में अलग तरह से, यंग एज में अलग तरह से, एंड वी मेंटेन द बैलेंस, बट इट इज वेरी इजी टू डू, इट इज नॉट अ वेरी हार्ड थिंग। यू कैन प्रिवेंट इन्फेक्शंस। इंडिया इज ऐसा देश है जिसमें इन्फेक्शन जल्दी होता है, तो हमें थोड़ी एहतियात भी ज़्यादा बरतनी पड़ेगी, राइट। हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, तो हम क्यों नहीं बच सकते? अगर हम छोटे छोटे अपनी, आप ये ना भूलें कि आप ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, तो आप बिल्कुल बच सकते हैं। जिस दिन आप ये भूल जाते हैं कि मुझे कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। तो ट्रीट योर सेल्फ स्पेशल, दैट यू कैन प्रिवेंट इट, और टाइमली दवाइयाँ खाएं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट फॉरगेट टू टेक मेडिसिन। यंग जनरेशन में ये बड़ा कॉमन है कि वो अपनी दवाई खाना छोड़ देते हैं, या वो इस तरह से होती है पीयर ग्रुप में बैठे तो सब कुछ ठीक है, तो वो उनको अवॉइड करता है। देयर आर द रीजन वेयर दे रीच टू रिजेक्शंस और इन्फेक्शन। और हम इस देश में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी पे और इतनी एडवांस मेडिसिन हैं कि हम रिजेक्शंस भी ठीक कर लाते हैं। सो द नेट इफेक्टिव इज गुड लाइफ, प्रोडक्टिव लाइफ। इफ सम चैलेंज कम्स, वी हैव अ ट्रीटमेंट, देन व्हाई नॉट, राइट? ठीक है सर। एंड सर, इंडिया में बोला जाता है दैट इंडिया लिव इन इट्स विलेजेस, एंड विलेजेस में नेफ्रोलॉजी, रीनल डिसीजेस इतनी आम सुनी हुई चीज़ नहीं है। सो हम वहाँ पे इसकी अवेयरनेस कैसे दिला सकते हैं लोगों को? आई थिंक जब हमने पहले भी एक सेगमेंट में बात करी थी कि काश हम पहले आ गए होते, वो विलेजेस में हमें बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि वो इस स्टेज पे आपके पास पहुंचते हैं जब बात काफ़ी बिगड़ चुकी होती है या उनका ऑर्गन काफ़ी डैमेज हो चुका होता है, राइट। आई थिंक पहले ये बहुत ज़्यादा कॉमन था, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं देखने को, पहुंचने को। आज ये पॉडकास्ट, अवेयरनेस, सोशल मीडिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पानीपत ओपीडी करने जाता हूँ, सोनीपत ओपीडी करने जाता हूँ, वहाँ कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, राइट। बट इन दीज रिमोट एरियाज पेशेंट कम फ्रॉम शामली फॉर विलेजेस एंड दे वेट फॉर मी।
क्योंकि उनको एक राइट गाइडेंस चाहिए। तो जब आप शहर से जाके एक दिन वहां बिताते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनों का भला करके गए और कितने लोगों को आपने सही गाइड किया, एंड नाउ दे हैव ए पाथ। एंड एवरी मंथ वो आपको यहाँ के पेशेंट से भी ज्यादा सिंसियर मिलेंगे कि दे विल बी वेटिंग फॉर यू कि चलो हमें किडनी की गाइडेंस तो मिल रही है गाइडेंस तो और मिल रहा हमारे है। शहर में आके मिल रही है। 2-2 घंटे से दूर आते हैं बट उनके लिए 4 घंटे से तो कम है रास्ता। तो आई थिंक एवरी डॉक्टर शुड डू सम काइंड ऑफ दिस चैरिटी और मे बी गो टू सम रिमोट एरियाज, डू वन डे ओपीडी एंड गाइड देम वेल। ये एक अलग सुकून है जब आप, और वहां पे हम अपनी फीस भी बिल्कुल आधी रखते हैं ताकि पेशेंट अफोर्ड कर सके। कभी कभी तो उसको भी रहने देते हैं कि अच्छा अगली बार फीस ही मत देना, बिकॉज राइट गाइडेंस ले ले और प्रॉपर अपनी किडनियों की केयर करे, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड दे डू लिसन टू यू, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, वो अपनी दवाई को बड़े सिंसियरली लेते हैं, आपकी एडवाइस को बिल्कुल फॉलो करते हैं। हाँ, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके अपने गांव में नहीं है ना, तो somebody has to reach there और they can come to somewhere। बट अब इस पॉडकास्ट मीडियम से ये बहुत अच्छा है कि हम उनको एजुकेट कर सकते हैं कि जरा भी आपके शरीर में सूजन है, जरा भी लगता है बीपी हाई है, शुगर डायग्नोज हुई, तो अपनी किडनियों को ना भूलें, आप अपना चेकअप तुरंत करा लें, चाहे थोड़ी सी दूर आके कराएं और फिर फॉलोअप में रहें। और जरूरी नहीं हर मरीज को हर हफ्ते आना है, दे कैन कम आफ्टर 1 मंथ, दे कैन कम आफ्टर 2 मंथ्स। वो हम सबको अलग अलग गाइड करते हैं बिकॉज हमें पता है उसने बहुत दूर से आना है, तो हमको इतनी जल्दी बुलाने की जरूरत क्या है। उसे आधा डॉक्टर बनाइए, उसको लाइफस्टाइल चेंजेस सिखाइए, तो वो बहुत जल्दी समझते हैं। एंड द गुड पार्ट इज दे अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, दे हैव अ सिंपल लाइफस्टाइल, तो वो ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं बिकॉज उनके में उतना स्ट्रेस नहीं है जो हम शहरों में देखते हैं, है ना। तो उनके लाइफस्टाइल कैन बी इजी एंड योर मेडिसिन कैन डू वंडर्स, एंड टुगेदर दे कैन हैव मच बेटर क्वालिटी लाइफ देन लिविंग इन all this crowded places और शहर और pollution everything where the lifestyle is totally changed। तो ये वहाँ की खासियत है। So since you're talking about lifestyle, ये मेरा अपना सवाल है आपसे कि हाइपरटेंशन की वजह से किडनी डिजीज होती है या किडनी डिजीज की वजह से हाइपरटेंशन होती है? आई थिंक दे बोथ आर वेरी मच क्लोजली रिलेटेड बिकॉज बीपी जब हाई होता है और पेशेंट कभी किडनी चेक नहीं कराता तो वो कुछ साल बाद पता चलता है साइलेंट डैमेज के साथ ही आया। और ऐसे पेशेंट हम एवरी नाउ एंड देन देखते हैं, बहुत सारे देखते हैं, और यंग पेशेंट भी देखते हैं कि यंग जिनको पेशेंट्स एंड शहरों में 3 आप साल ज्यादा पहले देखते उसके होंगे। अपने ऑफिस में था, बीपी हाई आया, उसने दवाई नहीं खाई और 3 साल बाद अब आया तो सीधा किडनी पेशेंट बन के आया। सिमिलरली बीपी हाई था बट कभी किडनी चेक नहीं हुई, कभी यूरिन चेक नहीं हुआ, कभी अल्ट्रासाउंड में नहीं पता था किडनी एक है या 2 किडनियां हैं, एंड वो सिर्फ बीपी की दवाई खाता गया। कुछ कुछ दवाई ऐसी हैं जो किडनी पे भी प्रभाव करती हैं, तो आपको नहीं पता कि कारण क्या था बीपी का, तो वो और ज्यादा किडनी पे प्रभाव डालने लगती है। और जैसे जैसे किडनी डिजीज एडवांस होती है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, आप पहले एक दवाई पे कंट्रोल होते हैं, फिर 2 पे, फिर 3 पे, धीरे धीरे रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की तरफ जाते हैं जैसे किडनी डिजीज एडवांस होती है। तो जब बीपी बढ़ेगा तो किडनी पे प्रेशर डालेगा तो किडनी डिजीज तेजी से बढ़ेगी। बट देयर आर सर्टेन डिजीजेस जिसमें बीपी होता ही किडनी की वजह से, ना कि बीपी हाई था इसलिए किडनी डैमेज हुई। तो आप अर्ली एक्ट करेंगे तो बीपी की छोड़ के आप किडनी से भी बचेंगे, किडनी भी ठीक हो जाएगी आपकी और ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा, एंड यू आर टोटली इनटू रिवर्सिबल कंडीशन। तो आपको दोनों चीजों से इजाजत मिलेगी कि आपको ना ब्लड प्रेशर रहा और ना ही आपको अब किडनी डिजीज रही। तो आई थिंक आई विल जस्ट ask everyone who is first diagnosed having the high blood pressure, do not ignore please, and same day get it check कि आपका यूरिन में कोई प्रोटीन नहीं आ रहा, आपका किडनी फंक्शन ठीक है, तो डेफिनेटली वी कैन प्रोटेक्ट द किडनीज एट अ राइट स्टेज। Okay. Thank you so much, Doctor, for bringing great depth and honesty into this discussion. Also, for the audience listening out there, अगर उन्होंने में से किसी ने भी आपको अप्रोच करना है, how can they approach you? Acha, I'm easily approachable because we are for the patients only. Yes. So I'm working as a senior director in Max Hospital Shalimar Bagh. I had do daily OPDs there in the daytime. So they can approach through online and everything. And I have my clinic also. And I think we can give a number for my coordinator. He can coordinate. And now the teleconsultation is also available and it is allowed in India. Okay. I see so many patients from outside the Delhi. And they approach only with the teleconsult or video consult, which is a very good mode because they cannot travel so much. And they can get the right guidance in their village, in their remote areas, anywhere. Wonderful. But that is another way where they can approach. So I think the audience listening out there, if you want to see the nephrologist, you can definitely consult Dr. Manoj Arora. Thank you so much for joining, sir. It was great having you, and I hope we can do few more podcasts with you. Yeah. Thank you so much for giving your valuable Thanks time. to you also for creating so much of good ambience and environment here where we can talk about such topics which are always hidden and we don't often get time to discuss this. So it was a really, really good platform, especially to reach to a people who live in remote areas. I'm very fond of treating those patients. Right? They should get the right guidance and the right treatment. Definitely. I think they will be approaching you soon. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.